subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में आप हर 2 महीने पर क्या करते हैं, पढ़ते हैं जब भी हमारा मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू आता है ना। CRR इतना हो गया, SLR इतना हो गया, रेपो रेट इतना हो गया, रिवर्स रेपो रेट इतना हो गया, मतलब ये सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसको हम क्या करते हैं, सुनते रहते हैं, क्योंकि हमारा जो मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू है, ये बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी आती है ना, तो इसका रिव्यू हर 2 महीने पर आता है। तो अभी फिर बहुत जल्द हमें फिर से सुनने को मिलेगा कि रेपो रेट इतना हो गया, चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ, CRR इतना हो गया, SLR। तो एक्चुअली में ये सब होते क्या है, व्हाट इज CRR, व्हाट इज SLR, व्हाट इज रेपो रेट एंड व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और सभी पॉइंट्स को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, CRR। ये एक इमेज आपको दिख रही है ना, इस इमेज के थ्रू हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि CRR एक्चुअल में होता क्या है। अगर हम CRR की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये क्या है, ये CRR का फुल फॉर्म है। अब देखिए, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, हमारी डेली लाइफ से रिलेट करते हुए चलते हैं। मान लेते हैं कल को आपकी जॉब लग गई। ऑब्वियस सी बात है, जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जॉब तो लगेगी, है ना। कल को आपकी जॉब लग गई। अब जब जॉब लगेगी तो सैलरी भी तो मिलेगी ना, या फ्री में जॉब करेंगे, फ्री में तो जॉब करेंगे नहीं, सैलरी मिलेगी। अब जब आपको सैलरी मिलनी स्टार्ट हुई, मान लेते हैं आपको सैलरी पर मंथ मिल रही है 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपए हर महीने आपको सैलरी मिल रही है। सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है ना, 50,000 रुपए। अभी तो 500 रुपए भी पॉकेट मनी नहीं मिलते हैं, 50,000 रुपए हमारे खुद के होंगे, मान लेते हैं ना। यहीं से तो मोटिवेशन मिलता है, हम जॉब क्यों करते हैं, हमारा मोटिवेशन यही वर्ड होता है, सैलरी, है ना। चलिए, तो मान लेते हैं 50,000 रुपए हमारी सैलरी है। ठीक, आने लगी सैलरी। तो हमारे घर पे हमारे मम्मी पापा ने कहा कि बेटा 50,000 रुपए हर महीने तुम्हारी सैलरी आ रही है, तो एक काम करो ना, उसमें से थोड़ा पैसा मेरे पास एज अ रिजर्व रख दो। किसने कहा, हमारे मम्मी पापा ने कहा। ठीक है, कि इसमें से थोड़ा पैसा हमारे पास एज अ रिजर्व रख दो। तो आपने कहा अच्छा, हमारी सैलरी, हम अपना पैसा आपके पास रिजर्व क्यों रखें। आपने बस एक क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो उन्होंने आपको समझाया कि मान लीजिए फ्यूचर में कब क्या हो जाए कुछ हमें पता नहीं है, कल को कोई क्राइसिस आ गई, कोई इमरजेंसी आ गया, और सबसे ज्यादा इमरजेंसी होता है मेडिकल इमरजेंसी। कल को अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, है ना, और उस टाइम पर आपके पास पैसा नहीं हुआ, तो क्या होगा, आपने जो मेरे पास रिजर्व रखा है आप इसको यूज कर पाओगे, है ना। तो आपको ये बात बड़ी अच्छी लगी, किसके, अपने मम्मी पापा की। आपने क्या किया, अपने सैलरी का कुछ अमाउंट अपने मम्मी पापा के पास एज अ रिजर्व रख दिया। तो यही सेम काम हमारी जगह पे कौन है, बैंक है ना। हमारी जगह पर कौन है, बैंक। और बैंकों के मम्मी पापा कौन है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, बैंकों के जो पापा हैं, बैंकों के जो माई बाप हैं, वो कौन है, RBI। तो RBI कुछ अमाउंट जो बैंकों के पास एज अ रिजर्व रखती है, उसी को हम बोलते हैं CRR, है ना। CRR क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ मनी जो बैंक RBI के पास एज अ रिजर्व रखती है, उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। आई रियली होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है। कैश रिजर्व रेशियो वो अमाउंट ऑफ मनी है जो बैंक RBI के पास एज अ रिजर्व रखती है। जैसे मान लेते हैं पब्लिक क्या करती है, पैसा डिपॉजिट करती है बैंक में। इन्होंने 1,000 रुपए डिपॉजिट किया, कहां पर, बैंक में। अब CRR की एक वैल्यू RBI सेट करती है कि आपको मेरे पास कितना पैसा डिपॉजिट करना है। मान लेते हैं CRR 4% है ना, मान लेते हैं, अभी ये है नहीं, मान लेते हैं CRR 4% है। तो अब बैंक क्या करेगा, इसका 4% RBI के पास एज अ रिजर्व डिपॉजिट कर देगा। तो इस 1,000 रुपए का 4% मतलब 40 रुपए किसके पास गए, RBI के पास गए। बाकी जो 960 रुपए बचे, 960 रुपीज, वो किसके पास है, बैंक के पास है। तो CRR हमारा क्या होता है, CRR is the amount of money that bank has to keep with RBI। CRR वो अमाउंट ऑफ मनी है जो बैंकों को RBI के पास एज अ रिजर्व रखना पड़ता है। क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलिए, देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ऑन CRR। CRR की कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं है। मतलब ये जो अभी आप देख रहे हो CRR हमारा 4.50% है, ये 0 भी हो सकता है, ये 100% भी हो सकता है। मतलब RBI बैंकों से बोल सकता है कि आपको मेरे पास 0% एज अ रिजर्व रखना है ना। और क्या नाम है, RBI बैंकों को ये भी बोल सकता है कि आपको 100% हमारे पास रिजर्व रखना है। मतलब इसकी कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ये एज पर नीड, है ना, जैसा डिमांड होता है इन्फ्लेशन को देखते हुए। एक्चुअल में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे ये सारे टूल्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो है, CRR है, वो कितना है, 4.50%। ठीक है, नो इंटरेस्ट इज पेड बाय RBI ऑन द CRR अमाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैंक अपना कुछ अमाउंट आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखता है, बट उस पर आरबीआई बैंकों को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बैंक आरबीआई के पास कुछ अमाउंट एज अ रिजर्व रखता है, बट उस पर आरबीआई बैंकों को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज CRR इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली, और ये जो CRR है ये सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपका डेली बेसिस पर मेंटेन किया जाता है। डेली बेसिस पर मेंटेन करने का मतलब जो भी अमाउंट है ना, डेली बेसिस पर मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि डेली इनको कुछ अमाउंट, जो भी इनका NDTL होगा उसका 4.50% बैंकों को आरबीआई के पास डेली क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा। अब मैम क्वेश्चन ये है कि NDTL क्या होता है ना, क्या है क्वेश्चन हमारा कि NDTL क्या होता है। अब चलिए NDTL समझते हैं क्या होगा। NDTL की अगर हम बात करें तो NDTL का फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड टाइम, किधर जाऊं मैं, ये है लाइबिलिटी, है ना। NDTL का फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। अगर हम NDTL की बात करें तो NDTL का फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, डिमांड और टाइम क्या है, ये डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट, है ना, जिसको हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट में आपका कासा आता है और टर्म डिपॉजिट में आपका राफा आता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट, है ना। तो ये क्या है, ये बैंकों की लाइबिलिटी है। हमें पता है ना डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट क्या है, बैंकों की लाइबिलिटी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा ये जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट है, डेली इस अकाउंट में बहुत सा पैसा डिपॉजिट होता होगा और बहुत सा पैसा विड्रॉ होता होगा। जैसे मान लिया अगर हम करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, RD FD सबकी आज के दिन की बात करें तो आज बहुत से लोगों ने इस चारों अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया होगा, है ना। बहुत से लोगों ने डिपॉजिट किया होगा, नया अकाउंट ओपन करवाया होगा, डिपॉजिट किया होगा। बहुत से लोगों ने पैसा विड्रॉ किया होगा, है ना, बहुत से लोगों ने पैसा विड्रॉ किया होगा। बहुत से लोगों की RD FD मैच्योर हो गई होगी, पैसा उन्होंने निकाल लिया होगा। बहुत से लोगों ने आज ही RD और FD ओपन करवाई होगी तो पैसा डिपॉजिट हुआ होगा। और करंट और सेविंग में तो डिपॉजिट विड्रॉल होता ही रहता है ना। तो ये पूरा प्लस माइनस करने के बाद, है ना, पूरा प्लस माइनस करने के बाद कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये सब कैलकुलेट करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे जो बैलेंस बचता है उसी को हम बोलते हैं NDTL। तो NDTL क्या है, बैलेंस एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे जो बैलेंस बचता है उसी को हम बोलते हैं NDTL, और उसी का 4.50% बैंकों को क्या करना है, आरबीआई के पास एज अ रिजर्व मेंटेन करके रखना है। समझ में आया। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ मनी जो बैंक आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखते हैं और ये डेली बेसिस पर मेंटेन किया जाता है कैश के फॉर्म में। और कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द NDTL। और NDTL क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे बैंकों के पास जो बैलेंस बचता है उसी को NDTL बोलते हैं। तो आज जैसे बैंकों के पास जो भी NDTL होगा उसका 4.50% वो आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखेंगे। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये हमारा NDTL है, सॉरी कैश रिजर्व रेशियो है, इसको कौन से एक्ट के कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो इसको आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है और ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा ये कैश रिजर्व रेशियो है इसका मनी फ्लो पर क्या इंपैक्ट है। आरबीआई इसको हमेशा बढ़ाती घटाती रहती है ना। तो अगर आरबीआई इसको बढ़ाएगी तो उससे मनी फ्लो कैसे कंट्रोल होगा। सबसे पहले हम इंक्रीज का केस देखते हैं। जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो है, मान लेते हैं इसको आरबीआई ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। पहले मान लेते हैं 4% था, ठीक है, पहले 4% था और अभी आरबीआई ने इसको क्या कर दिया, 7% कर दिया। मतलब पहले 10 में से 4 रुपए बैंक क्या कर रहा था, आरबीआई के पास डिपॉजिट कर रहा था, है ना। पहले 10 में से 4 रुपए बैंक क्या कर रहा था, आरबीआई के पास डिपॉजिट कर रहा था। अब इसको आरबीआई ने बढ़ा दिया है, 7% कर दिया। मतलब मान लेते हैं पहले वो 10 में से 4 रुपए दे रहा था, अब वो 10 में से 7 रुपए देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ज्यादा पैसा दे रहा है बैंक आरबीआई को। अब बैंक का ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जा रहा है, दैट मीन्स बैंकों का जो अवेलेबल अमाउंट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब अगर बैंकों का अवेलेबल अमाउंट कम हो रहा है तो दैट मीन्स बैंकों का पैसा जो पब्लिक के पास है लोन के फॉर्म में वो कम जाएगा। भाई मेरे पास पैसा नहीं है तो हम देंगे कहां से, क्योंकि मेरा ज्यादा पैसा तो आरबीआई के पास जा रहा है, ऐसा बैंक ने बोला। ठीक है, बैंक पहले 4 रुपए दे रहा था और 6 रुपए बचा रहा था। अब बैंक क्या कर रहा है, 7 रुपए दे रहा है, 3 रुपए बचा रहा है। तो बैंक का अवेलेबल अमाउंट कम हुआ ना। जब पैसा कम है तो पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा। जब पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा तो मनी फ्लो हमारा क्या होगा, कम होगा। तो जब भी मनी फ्लो कम करना होता है तो आरबीआई क्या करती है, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देती है। और जो अभी रिसेंटली हुआ है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था ना, जब इन्फ्लेशन आता है तो मनी फ्लो बढ़ता है और मनी फ्लो को कम करने के लिए आरबीआई ने क्या किया था, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया था। अब इसका जस्ट रिवर्स कर देते हैं। इस बार सीआरआर को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। वही होगा, पहले 4 रुपए देते थे, अब कम किया गया है, मान लेते हैं 2% कर दिया गया। तो मतलब पहले बैंक आरबीआई को 4 रुपए दे रहा था, है ना।
तो 6 रुपए बचा रहा था, अब वो 2 रुपए दे रहा है तो दैट मीन्स 8 रुपीज वो सेव कर रहा है। अब उसके पास 8 रुपए है, मतलब पहले से ज्यादा पैसा है। इस बार इनका क्या हुआ, अवेलेबल अमाउंट बढ़ गया। अब अवेलेबल अमाउंट बढ़ गया दैट मीन्स हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हम पब्लिक को पैसा ज्यादा देंगे। अब पब्लिक के पास पैसा ज्यादा जाएगा, जब पब्लिक के पास पैसा ज्यादा जाएगा तो मनी फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझें, सीआरआर का मनी फ्लो के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। अगर सीआरआर बढ़ेगा तो मनी फ्लो कम होगा, अगर सीआरआर कम होगा तो मनी फ्लो बढ़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है हमारा, एसएलआर। एसएलआर क्या होता है, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। जो एक सीक्वेंस लेकर चल रहे हैं इसको समझते हुए चलिएगा। सीआरआर क्या था, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब वो अमाउंट ऑफ मनी जो बैंक आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखता है वो सीआरआर होता है। ठीक है, अब हम आते हैं एसएलआर। एसएलआर मतलब स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा, सीआरआर में हमने क्या पढ़ा था, हमने अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन हमारे मम्मी पापा के पास एज अ रिजर्व रखा था, है ना। एसएलआर में हम क्या समझेंगे, एसएलआर का मतलब देखिए, हमने अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन मम्मी पापा को दे दिया, हम खुश हो गए कि कल को इमरजेंसी आएगी तो मम्मी पापा के पास पैसा है, मिल जाएगा। फिर हमने सोचा कल को अगर हमें पर्सनल नीड के लिए जरूरत हुई, है ना, और हम मम्मी पापा से पैसा नहीं मांग सकते तो फिर क्या करेंगे, तो आपने सोचा क्यों ना कुछ पैसा अपनी सैलरी में से हम अपने पास एज अ रिजर्व रख लें, है ना, जहां पर हमें मम्मी पापा से ना मांगना पड़े। भाई पर्सनल नीड्स भी तो होती है ना। तो आपने सोचा चलो ठीक है, हमने अपने सैलरी का कुछ पोर्शन मम्मी पापा को दे दिया, वो हमारा सीआरआर बन गया। अब अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन हम अपने पास एज अ रिजर्व रख रहे हैं तो वो क्या होगा हमारा एसएलआर। एसएलआर का मतलब समझे आप लोग, मतलब वो अमाउंट ऑफ मनी जो बैंक अपने पास एज अ रिजर्व रखता है ना। यहाँ पर वो आरबीआई के पास डिपॉजिट नहीं करेगा, मतलब वो अमाउंट ऑफ मनी जो बैंक अपने पास एज अ रिजर्व रखता है, कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं एसएलआर। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने 1000 रुपए डिपॉजिट किया, है ना, तो इसमें से मान लेते हैं अगर एसएलआर 20% है तो ये क्या कर, बैंक ने क्या किया, इसको एसएलआर के फॉर्म में अपने पास एज अ रिजर्व मेंटेन करके रख लिया। ये आपका कैश के फॉर्म में भी होता है, ये गोल्ड के फॉर्म में भी होता है और ये आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के भी फॉर्म में होता है। बाकी जो बचा वो इनका क्या है, बैलेंस है ना। तो एसएलआर इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक हैज टू कीप विथ इटसेल्फ, है ना। एसएलआर इज अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक हैज टू कीप विथ इटसेल्फ, जो बैंक अपने पास एज अ रिजर्व रखता है। क्लियर हो गया। चलिए, SLR इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ NDTL, और हमारा जो ये SLR है ये NDTL के बेसिस पर क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। मतलब वही दिन भर का जो बैलेंस एट द एंड ऑफ द डे जो बचता है उसमें से जो 18% होगा वो क्या होगा, एज अ SLR बैंक मेंटेन करेगा। और ये भी आपका डेली बेसिस पर मेंटेन होता है। कैसे मेंटेन होता है, डेली बेसिस पर मेंटेन होता है। ठीक है, एसएलआर को कौन से एक्ट के कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया, अच्छा वो सीआरआर था, कौन सा सेक्शन था 42, है ना, और 42 का उल्टा क्या होता है 24, तो इसको सेक्शन 24 में क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो एसएलआर को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24 में क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। क्लियर हो गया। अब देखिए, सीआरआर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं है, बट एसएलआर की लिमिट है। मिनिमम तो कोई लिमिट नहीं है बट मैक्सिमम है, कितनी है 40%। मतलब एसएलआर जो हमारा ये अभी 18% है, ये 40% से ज्यादा नहीं हो सकता है। मिनिमम ये 0 हो सकता है। आरबीआई बैंकों से बोल सकता है कि आप अपने पास जो रिजर्व रख रहे हैं वो 0% है, मतलब कुछ भी नहीं रखना है, या फिर 40% कि आपका जो भी अमाउंट है उसको 40% आपको अपने पास एज अ रिजर्व रखना है। तो मिनिमम नो लिमिट, मैक्सिमम 40%। और एसएलआर ये आपका कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। सीआरआर सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में किया जाता है और एसएलआर ये आपका गोल्ड, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसका इंपैक्ट क्या होगा मनी फ्लो पर, ये भी समझ लेते हैं ना। एसएलआर अगर ये बढ़ा, ध्यान से समझिएगा, मनी फ्लो पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। एसएलआर मान लेते हैं अभी 18% है, इसको आरबीआई ने क्या कर दिया, 20% कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, बैंक अपने पास पहले 18% रिजर्व करके रख रहा था, अब वो 20% रिजर्व कर रहा है, मतलब ज्यादा रिजर्व रख रहा है अपने पास। अब ज्यादा पैसा अपने पास एज अ रिजर्व रख रहा है, दैट मीन्स इनका जो अवेलेबल अमाउंट है वो कम हो रहा है ना। क्या हो रहा है, इनका जो अवेलेबल अमाउंट है वो कम हो रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास एज अ रिजर्व रख रहे हैं ना। अब जब अवेलेबल अमाउंट कम है तो पैसा पब्लिक के पास कम जाएगा, पब्लिक के पास जब पैसा कम जाएगा तो मनी फ्लो क्या होगा,
कम होगा। इसका जस्ट अपोजिट कर दें, SLR को RBI ने क्या कर दिया, कम कर दिया। मतलब ये जो 18% है इसको RBI ने कर दिया 15%। अब क्या होगा, पहले बैंक अपने पास 18% रख रहा था, अब सिर्फ 15% कर रहा है। मतलब इनका जो अवेलेबल अमाउंट है, इनके पास जो पैसा है वो बढ़ गया। अब पैसा ज़्यादा है तो खर्च भी तो ज़्यादा करते हैं ना, तो अब बैंक क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगा पब्लिक को, पैसा पब्लिक के पास ज़्यादा जाएगा। अब जब पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा जाएगा तो मनी फ्लो क्या होगा, मनी फ्लो बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। SLR का मनी फ्लो के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। मतलब अगर SLR बढ़ेगा तो मनी फ्लो कम होगा, अगर SLR कम होगा तो मनी फ्लो बढ़ेगा। CRR और SLR दोनों का रिलेशन मनी फ्लो के साथ कैसा है, इनवर्स है और अपोजिट है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आते हैं रेपो रेट पर। रेपो रेट क्या है, बहुत सुनाई देता है रेपो रेट, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आया नहीं कि रेपो रेट सबसे पहले न्यूज में आता है। RBI ने रेपो दर को इतना कर दिया, उतना कर दिया, कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, अनचेंज्ड कर दिया। रेपो रेट होता क्या है, देखिए हमें जब पैसे की जरूरत होती है तो हम किसके पास जाते हैं, आप लोग बताएंगे मम्मी पापा के पास जाते हैं। स्टार्टिंग से वही एग्जांपल चल रहा है ना, तो यहाँ पर मम्मी पापा को अब थोड़ा आराम करने देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम किसके पास जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, है ना। जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम किसके पास जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं। बट कभी आपने सोचा है कि अगर बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो किसके पास जाते हैं, वो जाते हैं RBI के पास। भाई इन्होंने अपने मम्मी पापा को बोला कि अभी हम आएंगे आपके पास फिर से जब हमें पैसे की जरूरत होगी, ठीक है। तो हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम बैंक के पास जाते हैं। जब बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो किसके पास जाते हैं, RBI के पास। RBI से वो लोन लेते हैं। तो रेपो रेट होता क्या है, रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बैंक RBI को पे करता है जब वो RBI से लोन लेता है। यहाँ पर ये बैंक है, इन्होंने RBI से लोन लिया, ठीक है। अब लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना। इन रिटर्न बैंक RBI को जो इंटरेस्ट पे करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। क्लियर हुआ। सो रेपो रेट, जिसको रीपर्चेज रेट भी बोला जाता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बैंक क्या करते हैं, RBI को पे करते हैं जब वो अप टू 90 डेज के लिए RBI से क्या करते हैं, लोन लेते हैं। सो व्हेन बैंक बोरो मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 90 डेज, और उस पर ये जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। और अभी रेपो रेट कितना है हमारा, 5.40%। मतलब इस टाइम अगर बैंक RBI से लोन लेगा तो उस पर बैंक RBI को कितना इंटरेस्ट पे करेगा, 5.40% इंटरेस्ट पे करेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं रेपो रेट का मनी फ्लो के साथ कैसा रिलेशन है। ये जो रेपो रेट RBI ने अभी बढ़ाया है ना, इसका असर मनी फ्लो पे क्या होगा, क्या ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है। चलिए देखते हैं। रेपो रेट मान लेते हैं 4% है ना। आपको पता है ना रेपो रेट क्या है, वो इंटरेस्ट जब बैंक RBI को पे करता है जब वो RBI से अप टू 90 डेज तक के लिए लोन लेता है। रेपो रेट हमारा 4% था, इसको RBI ने इंक्रीज कर दिया। कितना कर दिया, मान लेते हैं 7% कर दिया। वही हमारा 4 और 7 वाला एग्जाम्पल कम करके भी 2% कर देंगे, है ना। तो RBI ने क्या किया, रेपो रेट को बढ़ा के 7% कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा, पहले जब बैंक RBI से लोन ले रहा था तो कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा था, 4%। अब कितना देगा, 7%। मतलब बैंक का ज़्यादा पैसा RBI के पास जाएगा ना। भाई पहले 4 रुपए दे रहा था, अब वो 7 रुपए देगा, तो बैंक का ज़्यादा पैसा किसके पास जा रहा है, RBI के पास जा रहा है। RBI के पास जब ज़्यादा पैसा जाएगा तो इनका अवेलेबल अमाउंट कम होगा। अवेलेबल अमाउंट कम होगा तो पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा, और पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा तो मनी फ्लो कम होगा। और यहाँ पर एक पॉइंट और है, जब बैंक के लिए लोन महंगा हुआ तो हमारे लिए तो लोन ऑब्वियस सी बात है महंगी होगी। इन्होंने अपने सिर पर हाथ क्यों रखा हुआ है, क्योंकि RBI ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया और इनके लिए भी लोन महंगा हो गया। जो चीज़ हमें महंगे में मिल रही है उसको हम सस्ते में कैसे दे देंगे, है ना। तो यहाँ पर लोन हमारे लिए भी महंगा हो जाता है। तो मनी फ्लो का रिलेशन RBI के साथ रेपो रेट के साथ कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। समझ में आ गया। क्योंकि जब रेपो रेट बढ़ा 7% हो गया तो मनी फ्लो कम हुआ। ऑब्वियस सी बात है, अब जब कम कर देंगे, रेपो रेट हमारा कम हो गया, कितना हो गया, 2%। पहले ये 4 रुपए दे रहे थे RBI को, 4% इंटरेस्ट पे कर रहे थे, अब 2% कर रहे हैं, मतलब 2% बचा रहे हैं। मतलब अवेलेबल अमाउंट ज़्यादा हो गया। अब अवेलेबल अमाउंट ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किसके पास जाएगा, पब्लिक के पास जाएगा। तो मनी फ्लो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब रेपो रेट का भी रिलेशन मनी फ्लो के साथ कैसा है, अपोजिट है, इनवर्स है। समझ में आ गया। ओके अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट। मतलब ये रेपो रेट का जस्ट अपोजिट है ना। क्या है रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जब बैंक, अच्छा हमारे पास जब ज़्यादा पैसा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, बैंक के पास जाके डिपॉजिट करते हैं। तो सेम क्वेश्चन, कभी आपने सोचा है बैंकों के पास जो ज़्यादा पैसा होता है, जो सरप्लस मनी होता है, वो क्या करते हैं, वो उसको RBI के पास डिपॉजिट करते हैं कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है, डिपॉजिट कर लो, है ना।
इस पे क्या होगा, आरबीआई इनको इंटरेस्ट पे करेगा। सो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब बैंक अपना सरप्लस मनी डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के पास और इन रिटर्न आरबीआई जो बैंक को इंटरेस्ट पे करती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो जब बैंक अपना सरप्लस मनी आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है और उस पर आरबीआई बैंक को जो इंटरेस्ट पे करता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्लियर हुआ? It is the rate in which bank deposit their surplus money to RBI and in return RBI pays interest to the bank, उसी को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और प्रेजेंटली ये कितना है, 3.35%। मतलब अगर अभी बैंक अपना सरप्लस मनी आरबीआई के पास डिपॉजिट कर रहा है तो आरबीआई बैंकों को कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 3.35% इंटरेस्ट पे कर रहा है। क्लियर हो गया? अब इसका रिलेशन देखते हैं मनी फ्लो के साथ कैसा होगा। आप लोग बोलेंगे कि रिवर्स है तो ऑब्वियस सी बात है बाकी सबसे अपोजिट होगा, है ना। चलिए देखते हैं सही है या गलत है। रिवर्स रेपो रेट मान लेते हैं 4%, हमारा वही एग्जांपल चलेगा, 4% और बढ़ाने पे 7%, कम करने पे 2%। कैलकुलेशन इजी हो जाता है ना। चलिए पॉइंट में बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, मैथ्स थोड़ी गड़बड़ है। चलिए रिवर्स रेपो रेट पर आते हैं। रिवर्स रेपो रेट हमारा 4% था, ठीक है। अब इसको आरबीआई ने बढ़ा दिया, बढ़ा के कितना कर दिया, 7%। अब इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब बैंक आरबीआई के पास अपना सरप्लस मनी डिपॉजिट कर रहा था तो आरबीआई इनको 4% इंटरेस्ट पे कर रहा था, ठीक है। अब आरबीआई ने कहा मेरे पास पैसा लाओ, हम 7% देंगे। कितना देंगे, 7% बढ़ा दिया। पहले आरबीआई बैंकों को 4 रुपए दे रहा था, अब 7 रुपए देगा। तो भाई हमें पहले से ज़्यादा पैसा मिल रहा है ना, तो बैंक क्या करेगा, बैंक अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या करेगा, आरबीआई के पास डिपॉजिट करेगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा मिल रहा है ना इन रिटर्न। तो यहाँ पर क्या हुआ, बैंक अपना पैसा पब्लिक को ना दे करके क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करेगी आरबीआई के पास। अब इनका ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास जा रहा है, दैट मीन्स इनका अवेलेबल अमाउंट अनफॉर्चुनेटली फिर से कम हो रहा है। अब जब इनका क्या बोलते हैं, अवेलेबल अमाउंट कम हो रहा है ना, इनका अवेलेबल अमाउंट कम हो रहा है, तो दैट मीन्स पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा। और जब पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा तो मनी फ्लो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, इस बार आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया। कम करके कितना कर दिया, 2%, मालूम है ना, हाँ 2% कम कर दिया। आरबीआई पहले बैंकों को 4% इंटरेस्ट दे रही थी, इस बार इन्होंने कहा कि अब हम 2% देंगे। तो बैंकों को बहुत गुस्सा आ गई, बैंक ने कहा बस 2%, पहले 4% देते थे अब 2% देंगे, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट तो हमें पब्लिक पे कर रही है जब हम उनको लोन दे रहे हैं, है ना। इससे ज़्यादा हमें पब्लिक दे रही है जब हम उनको लोन दे रहे हैं। तो यहाँ पर बैंक क्या करता है, बैंक अपना पैसा आरबीआई को ना दे करके किसको दे देता है, पब्लिक को लोन पर दे देता है, इनसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखकर, है ना। तो जब आरबीआई क्या करती है, रिवर्स रेपो रेट को कम कर देती है, तो वहां पर फिर बैंक क्या करते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किसको दे देंगे, पब्लिक को दे देंगे लोन के फॉर्म में, क्योंकि वहां पर इनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू आरबीआई। तो अब इनका ज़्यादा पैसा किसके पास जा रहा है, पब्लिक के पास जा रहा है। पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा जाएगा तो मनी फ्लो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल हमें जो एक कंक्लूजन मिला, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इन चारों का रिलेशन मनी फ्लो के साथ कैसा है, हम इनवर्स बोल सकते हैं या फिर अपोजिट बोल सकते हैं। तो जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है ना, तो आरबीआई क्या करती है, इन्हीं सभी रेटों को एडजस्ट करती है। अगर इनमें से कोई भी रेट बढ़ेगा तो मनी फ्लो कम होगा और इनमें से कोई भी रेट कम होगा तो मनी फ्लो बढ़ेगा। आई रियली होप सो कि आपको सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट अभी भी है तो आप हमसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, बट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फिलहाल बस इतना ही है। नेक्स्ट हम आपसे फिर मिलेंगे कल सुबह 6:30 बजे हमारे मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। सो टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.